कांति देवी एक बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। तब उनका बेटा राजीव 9वीं कक्षा का छात्र था। कांति देवी ने अपनी गांव की जमीन बेचकर बेटे की शिक्षा पूरी करवाई। पति की पेंशन से घर खर्च चल जाता था। ये तो अच्छा है कि कांति देवी और उनके पति महेश जी ने समय रहते शहर में मकान बना लिया था। बेटा राजीव बड़ी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। अच्छी कमाई। बेटे की शादी राशि नाम की लड़की से हो चुकी। राशि भी एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत है। सुबह का समय था और कांति देवी अपने कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में बैठी हुई सुबह की धूप का आनंद ले रही थी। पास में ही उनकी छड़ी और चश्मा भी रखे हुए थे। धूप के कारण उनके सिर के सफेद बाल चांदी के जैसे चमक रहे थे। उम्र हो चुकी थी और कुछ पति की असमय मृत्यु ने कांति देवी को समय से पहले बूढ़ी कर दिया था। आज कांति देवी के चेहरे पर गहरी उदासी थी। कांति देवी की बहू राशि आज घर पर ही थी। तभी अंदर से बहू राशि की तेज आवाज आई, अरे अम्मा, चाय बनाकर दे दो ना मुझे। बहू की कड़क आवाज सुनकर कांति देवी धीरे धीरे उठी और छड़ी का सहारा लेकर रसोई की ओर बढ़ गई। चाय बनाकर जब बहू को उसके कमरे में चाय देने गई तो वहां जाकर उन्होंने देखा तो बहू मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। कांति देवी ने बहू को मोबाइल में लगे हुए देखकर कहा, बहू, मैं तो अभी धूप सेक रही थी, तू खुद भी तो चाय बना सकती थी। रोज तो काम पर जाती है, मैं सारा काम करती हूँ। आज तू घर पे है तो तू खुद। अरे अम्मा, आपके पास और कौन सा काम है? सुबह को मेरी थोड़ी हेल्प करके फिर घर में बैठी ही तो रहती हो दिन भर। हम दिन रात खटते हैं और आपको एक कप चाय बनाने में आफत आ गई। बहू की तीखी बात सुनकर कांति देवी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बहू को चाय देकर बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए। शाम को बेटा राजीव दफ्तर से लौटा तो माँ कांति देवी ने प्यार से बेटे से कहा, राजीव बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, कल याद रखना और दफ्तर से लौटते समय मेरी दवाई अवश्य लेते आना। माँ भी पूरी बात बोलकर चुप भी नहीं हुई थी कि तभी राजीव ने झुंझलाकर जवाब दिया, अम्मा, रोज रोज दवाई का खर्चा कहाँ से लाऊं? अभी बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है, आपके खाने पीने और दवाई का खर्चा अलग। हमें कहीं से कोई खजाना नहीं मिला है जो इतने खर्च कर सके। बेटे की ऐसी बातें सुनकर कांति देवी की आंखें भर आई। वही बेटा जिसे उन्होंने जमीन बेचकर पढ़ाया लिखाया, जिस माँ के बलबूते आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा है। माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई से बने इस मकान में रहता है। आज वही बेटा उनकी दवा के खर्च को बोझ समझ रहा है। राजीव और राशि कांति देवी से अक्सर यही कहते रहती, अम्मा, आप अपने कमरे तक ही सीमित रहा करें, हमारी जिंदगी में यूं दखल मत दिया करें। हमें भी बच्चों के सामने जरा जरा सी बात पर आपको टोकना अच्छा नहीं लगता। कांति देवी सोचती है कि मेरा यही बेटा जब छोटा था तो इसके लिए रात रात भर जागकर मैं इसका कितना ख्याल रखती थी। खुद गीले में सोती थी और इसे सूखे में सुलाती थी। अभाव होते हुए भी इसके मुंह से निकलने से पहले इसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती थी। आज वही बेटा मुझे घर की नौकरानी जैसा भी सम्मान नहीं दे रहा। मेरी दवाएं लाना भी उसे बोझ लग रहा। कांति जी कभी कभी पड़ोस में रहने वाले कुत्ते से बात कर लेती थी। बेटा बहू जब अपने काम पर चले जाते
तो कुंती आकर उनका हालचाल ले जाती। कुंती कांति देवी से कुछ ही छोटी हो तो वह कांति देवी को बड़ी बहन मानती। जब कांति देवी ने कुंती को अपना दुख बताया तो कुंती कांति देवी से बोलती है कि देवी, आप क्यों सह रही है? ये मकान आपके नाम है, तो यह मकान आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। ऊपर जो खाली कमरा पड़ा है उसे किराए पर उठाकर आपके खर्चे के पैसे किराए से आते रहेंगे। आप अपना खर्चा खुद उठाइए, क्यों रोज रोज के खाने सुनती हैं? जब तक आप बेटे बहू पर निर्भर रहे, अपमान तो सहना ही पड़ी। कुंती की बात सुनकर कांति देवी के दिल में तीर की भांति चुभ गई। एक दिन की बात है, कांति देवी की बहू राशि कांति देवी का बेटा राजीव तेज आवाज में बात कर रहे थे। सुनिए राजीव जी, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना अम्मा का कमरा ही हम बच्चों का स्टडी रूम बना दें। अम्मा तो वैसे भी दिन भर आंगन या बरामदे में ही पड़ी रहती है, तो अम्मा को कमरे की क्या जरूरत है? बस तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। हम ऐसा करते हैं, अम्मा को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अरे राशि, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि अम्मा के यहाँ रहने से हमें कितना फायदा है। अम्मा तुम्हारी कितनी हेल्प करती है। अम्मा के होने से हमें काम वाली की भी आवश्यकता नहीं है। महीने के 4-5 हजार रुपए बच रहे हैं। घर और बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ना पड़ता। बहू बेटे के बीच हो रही ऐसी बातचीत सुनकर कांति देवी का दिल टूट गया। दिन भर वह बहुत परेशान रही और उसी रात उन्होंने पक्के मन से ठोस निर्णय ले लिया। अगले दिन वे चुपचाप कुंती को साथ लेकर बैंकों के और ब्रोकर के चक्कर लगाने लगी। उनके पति की पेंशन और थोड़ी सी बचत मिलाकर उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदने का एग्रीमेंट कर डाला और ये बड़े वाला मकान बेचने का फैसला कर लिया। संडे की सुबह राजीव और राशि की छुट्टी थी, तो वह दोनों घर पर ही थे। जब वह सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, तो कांति देवी ने कहा, दृढ़ विश्वास के साथ कहा, राजीव, राशि, मैं इस घर को बेच रही हूं और यहां से अब मैं अपने खरीदे हुए दूसरे घर में जा रही हूं। अब से मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी, अपनी दवा खुद के पैसे से खरीदूंगी और अपने लिए रोटी खुद बनाऊंगी। तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या? अम्मा की बात सुनकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। अम्मा, यह आप क्या कह रही हो? राजीव ने घबराकर अम्मा से पूछा। जो तुम दोनों सुन रहे हो वही मैं कह रही हूं। मैं अब तुम दोनों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूं। मैंने अपने लिए छोटा सा घर खरीद लिया है। अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी और मैंने यह घर बेच दिया है। जल्दी ही इस घर में इसका नया मालिक आ जाएगा। तुम दोनों अपना इंतजाम कर लेना। बहू राशि गुस्सा दिखाते हुए बोली, अरे वाह अम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मा, ये घर हमारा है और आप हमारे घर को कैसे बेच सकती हो? नहीं बहू, ये घर मेरा है और अपने घर के साथ मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। रहने दो अम्मा, आपके बस की बात नहीं है ये कि आप यह घर बेचो और दूसरा घर लेकर हमसे अलग रहो। 2 दिन में वापस हमारे पास ही आओगे और तब मैं अपने घर में आपको कदम तक नहीं रखने दूंगी। राशि ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा।
कांति देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बहू, अब मैं लौटकर कभी तुम लोगों के ऊपर बोझ बनने नहीं आऊंगी। तुम लोगों ने जो सिखाया वही सीख अब मैं अपनी जिंदगी में उतारूंगी। और हाँ, यह घर तुम्हारा नहीं है, अभी भी मेरे नाम है। मैं चाहे इसे बेचूं या फिर किराए पर उठाऊं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने बेटे के प्यार के कारण तुम दोनों को इस घर में रहने दिया था, मगर अब नहीं। अब तुम अपना सोच लेना। अगले सप्ताह ही कांति देवी अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। पड़ोस में रहने वाली कुंती और अन्य सहेलियों ने उनकी मदद की। कांति देवी को सिलाई करनी आती थी, तो उन्होंने उस मकान के बरामदे में एक सिलाई मशीन भी रख ली। तो आसपास की औरतें उनसे कपड़े सिलवाने आने लगी। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका घर हंसी खुशी से भर गया। कांति देवी अब अपनी दवाइयां भी अपनी कमाई से खरीद लेती हैं। घर की जरूरत का सामान भी खुद ही लाती हैं और बाकी हेल्प करने को उनकी इतनी शिष्या है। उधर राजीव और राशि को भी घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। अब राशि को नौकरी के साथ साथ घर भी संभालना पड़ रहा था। दादी के चले जाने पर बच्चों को दादी की सुनाई वो कहानियां याद आती। राजीव को माँ की दुआओं की कमी खटकने लगी। एक दिन राजीव माँ के पास गया और आंखों में आंसू लाकर माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप वापस घर चलो। बेटे की बात सुनकर कांति देवी ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, राजीव बेटा, गलती हर इंसान से होती है, परंतु जो गलती रिश्ते की नींव को हिला दे वह कभी सुधर नहीं सकती। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें आशीर्वाद हमेशा दूंगी, लेकिन अब मेरा अपना एक अस्तित्व है और मैं अपने इस अस्तित्व के साथ जीना चाहती हूँ। राजीव का सिर शर्म से झुक गया। कांति देवी अब अपने छोटे से घर में खुश थी। उनके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। वे पड़ोस की औरतों से यही कहती कि अपने बेटों पर कभी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। बच्चों पर निर्भर रहना सबसे बड़ी भूल है। अपने बुढ़ापे को बेचारा मत बनने दो। बच्चे अच्छे हों तो भी और अच्छे ना हों तो भी खुद पर निर्भर रहोगे तो जीवन सुकून से कटेगा, वरना तो हर समय बोझ ही समझे जाओगे, चाहे बच्चों के लिए कितना भी कर लो। तो दोस्तों, क्या कांति जी ने यह स्टेप लेकर सही किया या फिर कांति जी को अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहिए था? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।